नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की रात कयामत की रात है, एकनाथ शिंदे के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए, और नींद तो भाजपा के चाणक्य अमित शाह को भी आज रात नहीं आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो खेल खेला गया सरकार गिराने का, उस खेल पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ बेहद तल्ख सवाल उठा दिए। अब शिंदे साहब की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आज तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं देश की सबसे बड़ी अदालत सरकार के खिलाफ फैसला न देते, और अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में बाजी पलट सकती है और सारी साजिश जो अब तक रची गई सरकार गिराने की, वो देश के सामने बेनकाब हो सकती है। अब दोस्तों, आज का ये वीडियो वाकई बहुत अहम है, क्योंकि इससे जाहिर हो जाएगा कि महाराष्ट्र में आगे चलकर क्या होने जा रहा है। क्या वाकई महाराष्ट्र में बाजी पलटने जा रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो आज तल्खी दिखी अदालत में, उससे सब घबराए हैं, खासकर सत्ता से जुड़े लोग। और इस सब पर आज रूबरू होंगे आपके साथ अशोक वानखेड़े, महाराष्ट्र के बेखौफ निडर पत्रकार आज के दौर के। और जब ये बोलते हैं तो सरकारें वाकई सुनती हैं और घबराती भी हैं। लेकिन अशोक वानखेड़े की पूरी बातचीत आपके सामने रखूं, धमाकेदार बातचीत रखूं, पहले ये जान लेते हैं कि गुजरात लॉबी, चाहे वो शाह साहब हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे फिर वो देवेंद्र फडणवीस हों, शिंदे हों, इनको नींद क्यों नहीं आ रही? खलबली क्यों मची हुई है एकनाथ शिंदे के कैंप से लेकर दिल्ली दरबार तक? और अगर एक शब्द में कहूं, एक शब्द में, तो उसकी वजह, एकमात्र वजह, ये शख्स है। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब। अब रमन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वकील, जी हाँ, बड़े से बड़े वकील दोनों तरफ से खड़े हुए थे। और अगर आप सरकार को देखें, बीजेपी और एकनाथ शिंदे का पक्ष देखें, तो हरीश साल्वे थे, जेठमलानी थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, गवर्नर की तरफ से एक बहुत बैटरी ऑफ लॉयर्स, लेकिन जिसको लीड कर रहे थे हरीश साल्वे, आज की तारीख में नंबर 1 वकील। और अगर उद्धव ठाकरे का अगर आप कैंप देखें तो वहाँ पर कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, और भी कई लोग थे, और सुनवाई चीफ जस्टिस कर रहे थे। और यहीं पर कुछ ऐसे सवाल किए हरीश साल्वे से कि इतनी कमज़ोर दलीलें कम से कम मैंने नहीं देखी हरीश साल्वे की अदालत में कभी। घबराए हुए थे वो भी। और शिंदे साहब की तरफ से जब हरीश साल्वे अपना पक्ष रख रहे थे, इतने बड़े वकील, तो चीफ जस्टिस ने जैसे कि उनको हिट विकेट कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तो सुनवाई सिर्फ 10 दिन के लिए टाली थी, 10 दिन के लिए हमने तारीख आगे बढ़ाई थी, और आपने तो 10 दिन में सारा खेल कर दिया। आपने तो सरकार बना ली, आपने तो स्पीकर बदल दिया। यानी उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इशारों में उनका ये कहना था कि 10 दिन में आपने पूरा खेला कर दिया महाराष्ट्र में। अब साल्वे साहब थोड़ा सा संभले और उन्होंने फिर अपनी बात रखी और कहा कि साहब, पार्टी में कोई बगावत नहीं हुई है, कोई बागी नहीं है, ये तो इंटर पार्टी मैटर है, पार्टी का अंदरूनी डेमोक्रेसी की बात है, जहां पर वो अपने चीफ सुप्रीम लीडर से खुश नहीं थे कुछ विधायक। तो ये पार्टी में कोई बगावत नहीं है, पार्टी को कोई स्प्लिट करने की साजिश नहीं हुई है, पार्टी का इंटरनल मैटर है। और फिर चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने कहा कि आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है, विधायक चुने जाने के बाद कोई कुछ भी कर सकता है। सवाल इस बात का है कि जिस तरह के तल्ख सवाल आज हरीश साल्वे पर किए गए, वही वजह है, असली कारण है कि सरकार दिल्ली की हो या महाराष्ट्र की हो, सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा घबरा गई है, असहज हो गई है। और इसी पर बातचीत करते हैं और अशोक वानखेड़े जी से। भाऊ, सबसे पहला सवाल आपसे यही है मेरा कि आज जिस तरह की बहस हुई, और शिंदे की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, हरीश साल्वे हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील आज की तारीख में माने जाते हैं, हरीश साल्वे की भी दलीलें बड़ी कमजोर दिख रही थी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
उनकी हर दलील को आप यूं कह सकते हैं कि खारिज करते चले जा रहे थे। देखिए दीपक जी, आज चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने जो सवाल पूछे, ये सवाल सभी मराठी जनता के मन में है। उन्होंने पूछा, क्या विधायक ऐसा ही चला जाएगा और जहां विधायक चला जाएगा वही पार्टी होगी? उन्होंने कहा पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होती। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जो विधायक चुन के आता है वो तो कल यही करेगा क्या? चुन के आएगा और सरकार बदल देगा। और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने की, जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये तय करने दीजिए कि पार्टी किसकी सिंबल कौन ले जाएगा, इसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो उसमें उन्होंने लताड़ा इन लोगों, उन लोगों के कहा क्यों नहीं इंटरफेयर कर सकते? हमने तो आपको 10 दिन का समय दिया था, 10 दिन की डेट दी थी, आपने तो सरकार ही बना ली, अध्यक्ष भी बना लिया, आपने तो इंतजार नहीं किया न्यायपालिका का। तो इंटरफेयर क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल इंटरफेयर कर सकते हैं। फिर उन्होंने साल्वे जी को कहा कि आप अपने जो लीगल पॉइंट है एक शिक्षा ड्राफ्ट करिए, क्योंकि हर गेंद पे सवालों की ये बैकफुट पे आते नजर आ रहे थे। सिंपल सी बात थी, शेड्यूल 10 के तहत दल बदल कानून जो है 2/3 लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्हें तुरंत किसी गुट में विलय करना होता है, ये या नई तो पार्टी भाजपा बनाए में विलय और नई पार्टी बना सकते, जो भी है, एक गुट बन के नहीं रह सकते आप। और यदि फिर कोई भी विधायक कल से एक नोटिस दे के उपाध्यक्ष को अलग हो जाएगा, तो उपाध्यक्ष उस पर एक्शन नहीं ले पाएगा, अध्यक्ष एक्शन नहीं ले पाएगा और वो अपने आप को पार्टी बोलना शुरू कर देगा। तो उन्हें कहा कि इसमें कई संवैधानिक पेच है और हम कर्नाटक का फैसला साइड को रख के बात कर रहे हैं, मुंबई वाले मामले। तो आपको उन्होंने, मुझे ये लगता है कि इससे कहीं ना कहीं शिवसेना का मोरल अप हो गया। ये जो बार बार हो जाते थे कि हमारे पास 40 विधायक है, आपके पास सिर्फ 15 है, तो हम पार्टी है, तो विधायकों से पार्टी नहीं होती। क्योंकि विधायक कब बनता है? जब अध्यक्ष उसको बी फॉर्म देता है, नहीं तो पार्टी का विधायक ही नहीं कहलाए। तो अध्यक्ष संगठन ये क्या मायने रखते हैं? कल तो ये नई परंपरा शुरू हो जाएगी। और ये उपाध्यक्ष को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन देना है, उपाध्यक्ष को दिया है, इस पे भी सर्वोच्च न्यायालय को गौर करना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद एक आदमी भी यदि पार्टी छोड़ के जाएगा, वो 2/3 वाला भी लफड़ा, उसको वो तो बोलेगा कि अब मेरे पे कोई एक्शन ही ले नहीं सकता, क्योंकि जो एक्शन ले रहा है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करके निकल जाना है उनको। तो ये तमाम बातें जो है सर्वोच्च न्यायालय इसको बहुत केयरफुली देख रहा है। और ये जो बैकफुट पे जो लोग आए हैं, मुझे जो लगता है कि जो सरकार नहीं बन रही है महाराष्ट्र में, मतलब 2 मंत्रियों की सरकार है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, बाकी मंत्रिमंडल गठन नहीं हो पा रहा है। उसमें मुख्य कारण यह है कि शिंदे गुट और बीजेपी भी इस बात को जानती है कि संवैधानिक रूप से कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ते हैं। टेलीविजन चैनल पे भले ही आप दलीलें दो, लेकिन कोर्ट में टेलीविजन चैनल की दलीलें नहीं चलती। कोर्ट में संविधान चलता है, कानून चलता है, और उस कानून को परिभाषित करने के लिए विद्यमान जजेस बैठे रहते हैं। और ये बड़े बेंच की बात होगी। अब यदि कल 15 मिनट का उन्होंने बोला, 10-15 मिनट सुनेंगे, आपको रीड्राफ्ट करके आइए, उसके बाद यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे जाता है मामला, तो ये मामला और दिक्कत वाला हो जाएगा, खासकर इस सरकार को। क्योंकि यदि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस सरकार को बेल आउट किया, तो फिर आने वाले किसी भी राज्य की कोई भी सरकार सुरक्षित नहीं है। दल बदल कानून बेनामी हो जाएगा, 10 शेड्यूल का कोई मतलब नहीं रहेगा, और फिर वही नंगा नाच चलेगा सत्ता का कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास एजेंसी है, टेटुआ दबाते जाओ, लोगों को घेरते जाओ और सरकारें बनाते जाओ। फिर इस देश में चुनाव का मामला मायने नहीं रहेंगे और लोकतंत्र भी खत्म हो जाए। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ महाराष्ट्र का मसला नहीं है, इस महाराष्ट्र के मसले की गूंज जो है आने वाले कई सदियों तक गूंजती रहेगी इस देश की संविधान की दायरे में। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय बहुत एक कदम भी फूक फूक के रख रहा है। इसलिए हर बात पे उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, कपिल सिब्बल ने जब कहा इनको विलय होना चाहिए, उन्होंने पूछा तो क्या ये बीजेपी में विलय करते? उन्हें कहा कानून तो यही कहता है, बाकी आप जाने जी। आप ये नहीं कह सकते कि एक आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन पार्टी का तो अध्यक्ष एक ही होता है, पार्टी पे 10 अध्यक्ष तो नहीं होते।
जी। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पे राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा जब ये बोला जाता है बीजेपी से, तो इसका मायने क्या है? क्या बीजेपी सिर्फ मोदी ही रह गए क्या? तो जो भी जी पार्टी का नेता होता है उसी के नेतृत्व में पार्टी चलती है। और बाबू, ये दसों बार आज जो मेरी बात हो रही थी मुंबई में एक वरिष्ठ पत्रकार से, और वो बहुत करीब हैं शिंदे खेमे के, उनका ये कहना था कि पल पल की खबर, सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है पल पल की, मिनट टू मिनट खबर जो है शिंदे को कम्युनिकेट की जा रही थी। और शिंदे जो थे, जब उनको ये पता लग रहा था कि चीफ जस्टिस जो है वो लगातार बाउंसर पे बाउंसर डाल रहे हैं और हरीश साल्वे कहीं घबराए हुए हैं, ऐसी स्थिति में लोग कह रहे हैं, जो उनके करीबी हैं और जो पत्रकार ने मुझे बताया, कि एकनाथ शिंदे थोड़ा सा हड़बड़ाहट में है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करते देखिए, ये क्या वजह है? नहीं, ये बात तो ये तो आज की बात नहीं है। ये लगातार दिल्ली का उनका 6 ट्रिप उन्होंने दिल्ली किए, इसी चक्कर में किए। उनका पूरा कुनबा सुप्रीम कोर्ट के इस तरह देख रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का इल्म है, डर है, क्योंकि इन 40 का भविष्य क्या? आप शिवसेना का सिंबल भी फ्रीज करवाओगे, शिवसेना को तोड़ दोगे, तो जो बाल ठाकरे की शिवसेना को समाप्त करने के लिए पड़ी हुई है बीजेपी, वो एकनाथ शिंदे को तो यूं ही एक सांस में खींच लेगी। तो भविष्य इनका भी नहीं है, ये भी जान गए हैं। तब तो आप मुख्यमंत्री बनने के लिए, तब तो आप बिल्कुल इतने उतावले थे कि आपने पूरी पार्टी तोड़ के मुख्यमंत्री का पद ले लिया। अब 2.5 साल के बाद क्या, मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या पूर्व मुख्यमंत्री करके ही आप बने रहेंगे? ये लेकिन सवाल है। शिंदे के साथ साथ शिंदे की घबराहट चलिए समझ में आती है कि उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। अमित शाह है या दिल्ली दरबार है, उसमें क्यों घबराहट है? उनके घबराहट यही है क्योंकि यदि ये मामला गड़बड़ा गया, यदि वो 6 लोगों जो 16 लोगों का चला गया, वो 16 लोग जैसे डिस्क्वालीफाई होंगे, उसके बाद बाकी बचे हुए भी डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि फिर वो 2/3 नहीं रहते उसमें जी। क्योंकि 16 जब सेना के भी कम होंगे तो बचे हुए इनके पास जो उद्धव भाई 16 शिवसेना के तो 15 बचे ही उनके पास। जब इनके 16 कम हो जाएंगे तो शिवसेना की स्ट्रेंथ 16 से कम हो जाएगी, उसका 2/3 जो है वो शिंदे के पास नहीं बचता। फिर शिंदे पे वो व्हीप लागू होगा जो शिवसेना ने दिया, फिर उनकी भी मेंबरशिप 40 मेंबर्स की विधायकों की मेंबरशिप खतरे में। क्या फिर से चुनाव जीत के आने की स्थिति है? महाराष्ट्र का इतिहास रहा है कि जब जब कोई विद्रोह करके गया, कोई भी किसी पार्टी में, चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो गया उसको, और वो चुनाव हारे हैं। वर्तमान में ये विधायक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जा पा रहे, जो भी शक्ति प्रदर्शन है और जो भी हवाबाजी है वो मुंबई में रह के कर रहे हैं। ये स्थिति है। अभी एक कोकण के सांसद पूना क्रॉस कर रहे थे, उनके ऊपर हमला हो गया, शिवसैनिकों ने हमला किया, शिवसेना कहती है हमने हमला नहीं किया, लेकिन लोग कितने उत्तेजित है ये समझ में आता है। यदि उद्धव ठाकरे के हाथ में पार्टी खत्म हो गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म है ना, आदित्य ठाकरे को कोई पूछता है, यदि ये क्लेम हम इस शिंदे गुट के मानेंगे, तो फिर आपके लोगों के विधायकों के ऊपर हल्ला कौन कर रहा है? या आप ही करवा रहे हो या शिवसेना कर रही है? और यदि एक विधायक के ऊपर जो मंत्री रह चुका है और मंत्री बन सकता है, ऐसे पे यदि हमला होता है ऐसे गाड़ी पे, इसके गाड़ी पे, तो इसका मतलब शिवसेना का कहीं ना कहीं रूट है, शिवसेना के लोग हैं, तो शिवसेना समाप्त नहीं हुई। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन उनको दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, मंत्रिमंडल बनने में 3 विधायकों पे 1 मंत्री की 4 विधायकों पे 1 मंत्री, ये झगड़ा चल रहा है। बीजेपी को भी बड़ा है, जवाब देने में पब्लिक में बहुत मुश्किल हो जाएगी कि 40 लोगों को आधा मंत्रिमंडल और बाकी 106 लोगों को आधा मंत्रिमंडल, तो उस अनुपात में मंत्री होंगे तो फिर इनका शेयर कितना बनता है? और 4 मंत्रियों पे यदि 1 मंत्री बनना है तो आपके पास 10 ही मंत्री बनेंगे। एक तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसका मतलब 9 की जगह खाली है। बाकी बचे हुए 39 में से 9 बनेंगे तो 30 क्या करेंगे? भजन थोड़ी करेंगे, वो भजन करने के लिए तो नहीं आए थे। जो राज्य मंत्री था वो कैबिनेट बनना चाहेगा, बाकी जो मंत्री नहीं थे वो कैबिनेट बनना चाहेंगे, क्योंकि जब इकट्ठा आए थे तो सत्ता का मक्खन खाने आए थे, ये कोई देश का राज्य का भला करने नहीं आए थे। और राज्य का भलाई करना होता तो 2.5 साल तो मंत्री थे ना, ये लोग तो 2.5 साल सत्ता में थे।
ये कहते हैं कि इन्होंने कहा कि हमको पैसा नहीं मिलता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री एनसीपी के पास थी। अजित पवार ने तमाम इन 40 लोगों की लिस्ट पढ़वा दी विधानसभा के पटल पर कि आपने कितना कितना पैसा मांगा और मैंने कितना कितना दिया। जवाब नहीं था देने के लिए। उन्होंने कहा कि आपको तो हमने पैसा दिया, ये देखो मेरे पास लिस्ट है, मैं विधायकों के नाम से बता देता हूं। फिर कौन सा पैसा के लिए रो रहे हो आपने, मैंने नहीं दिया, क्यों बदनाम कर रहे हो मुझे? कुल मिला के ये ईडी का प्रकोप, ईडी की पीड़ा, उससे छुटकारा, क्योंकि मेरे पास अभी कंपाइलेशन 40 लोगों का आ रहा है। मेरे सोर्सेज मुझे सब अब मैं इकट्ठा कर रहा हूं कि इनके ऊपर क्या क्या कैसा कैसा ईडी का पीड़ा है, कौन कौन कहां कहां अटका हुआ था, किसकी जब संपत्ति कहां जब्त हुई थी, उसके ऊपर क्या कैसे चल रहे थे। तो कुल मिलाकर अब हमने इतना बड़ा त्याग भी किया, 2.5 साल के बाद राजनीतिक भविष्य भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 40 लोग जहां है वहां बीजेपी के भी नेता, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, वो नहीं चाहते कि इन 40 लोगों को रिपीट किया जाए। वो बीजेपी को अपना कैडर वहां खड़ा करना चाहते हैं। अगर अशोक जी, अगर आप ये केस पूरा मेरिट पर देखते हैं, और क्योंकि आप पिछले 35 साल से महाराष्ट्र को भी समझ रहे हैं, विधानसभा की राजनीति को भी समझ रहे हैं, विधानसभा के नियम कानून समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बिना किसी डर के, बिना किसी सरकार के दबाव के अगर इस मामले में जस्टिस करे, तो पलड़ा जो है वो किसका भारी है? कौन सी साइड का जो केस है वो मेरिट पर है और क्यों है? मुझे तो अभी मेरिट पे केस लगता है शिवसेना का, उद्धव गुट का। उसका कारण है, मैं लेमैन्स लैंग्वेज में बता देता हूं। यदि उपाध्यक्ष, जिसके पास अध्यक्ष के पूर्ण पावर है, इसमें तो कोई दो मत नहीं, उपाध्यक्ष ने एक नोटिस दिया, डिप्टी स्पीकर ने एक नोटिस दिया, आपने कहा डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वो सही रास्ते से नहीं आया था, वो फ्रॉड प्रस्ताव था, हमने रिजेक्ट कर दिया। मामला यहां फंसता है। सपोज सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो नोटिस सही था और उपाध्यक्ष ये नोटिस नहीं दे सकता सस्पेंशन का 16 एमएलए को। यदि ये बात तय होती है तो फिर उपाध्यक्ष कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तय नहीं होता। ये बात तो मानोगे आप, सिंपल प्लेन भाषा में जी। जिस उपाध्यक्ष के पास कोई अधिकार नहीं, जिसके पास नो कॉन्फिडेंस का मोशन पेंडिंग है, वो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसा करवा सकता है? वो भी नहीं करवा सकता। अशोक जी, मेरा अंतिम सवाल, और ये 2 सवाल हैं अंतिम इसमें। एक तो काडर का मूड क्या है, क्योंकि जो शिवसेना का काडर है, हर जिले में उसका दफ्तर है, हर कस्बे में उसका एक कहीं ना कहीं कोई आप कह सकते हैं मुख्यालय है उसका। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो काडर है, कहीं ना कहीं जो वोटर है शिवसेना के, वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, या वो भी विधायकों की तरह एकनाथ शिंदे के साथ आ गए? देखिए, जिन्होंने शिवसेना के नाम से माल काटा, जो नवधनाढ्य हो गए, वो एकनाथ शिंदे के साथ भाग रहे, क्योंकि उनको ईडी और इनकम टैक्स का डर है। जो शिवसेना का झंडा लेके रास्ते पे फाके मारते हुए घूम रहा था, वो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ है। ये बात बड़ी क्लियर है। एक मिडिल क्लास मतदाता, उसको ये पता है कि ये हिंदुत्व कुछ नहीं है, कि कौन सा हिंदुत्व जो कर रहे थे। ये एक वैगाबॉन्ड, मतलब एक जुगाड़ सरकार है, क्योंकि आपको शिवसेना की सरकार को नीचे गिराना था। इसलिए शिवसेना का इंटैक्ट है। मैं नहीं मानता आदित्य ठाकरे को बहुत बड़ा नेता। आदित्य तो अभी ग्रूम हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे की तो पहचान है बाल ठाकरे से, लेकिन यदि आदित्य के रैली में और आदित्य के रोड शो में लाखों की तादाद में लोग आते हैं, ये इस बात का द्योतक है कि लोग आज भी उनके साथ हैं। ये भीड़ देखने के लिए नहीं आती, ये भीड़ समर्थन करने के लिए आ रही है कि आप चिंता मत करो, ये लोग चले भी गए तो हम आपके साथ। यही कारण है कि जो शिवसेना है वो लगातार अपबीट मूड में है। उद्धव ठाकरे, जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो लगातार मातोश्री पे लोगों का तांता लगा हुआ है। हजारों की तादाद में लोग मिलते हैं, पहुंचते हैं, वो सबसे बात करते हैं, मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं पदाधिकारियों के साथ। और आदित्य ठाकरे लगातार पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। वो कल पुणे में थे, कोल्हापुर में थे, अब उस कोकण में गए, मराठवाड़ा में गए, अब विदर्भ में उतरेंगे, खानदेश में उतरेंगे। तो ये उनका लगातार प्रचार चल रहा है। और जो आपके कहने का मतलब ये है कि भले ही
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन शिवसेना बाला साहब की मातोश्री उनके हाथ में आ जाए, ये बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, और ये अब इतना झगड़ा बढ़ गया है कि जो ठाणे गढ़ था एकनाथ शिंदे का, वहां पे जब अभूतपूर्व स्वागत हो गया तो एकनाथ शिंदे भी बैकफुट पे आ गए। उसके बाद अब दोस्तों, आपने अशोक वानखेड़े जी को सुना और उनका जो कुल मिलाकर मतलब जो निकल के आता है, सार निकल के आता है, वो ये है कि जो केस है, अगर केस की सही सुनवाई हो, बेखौफ सुनवाई हो, जैसा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे हैं, तो ये केस जो मेरिट पर है वो शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, और कम से कम भले ही उनको कुर्सी से हटा दिया हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो शिवसेना है बाला साहब ठाकरे की, उसको छीनना इन बागियों के लिए इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि जो सरकार है, जो सत्ता है, जो अभी तक ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स के दम पर चल रही थी, इसी के दम पर विधायक तोड़े जा रहे थे, सरकार गिराई जा रही थी, उनको लगता है कि कहाँ रंजन गोगोई जैसा चीफ जस्टिस और कहाँ रमन्ना साहब। ये जो रमन्ना साहब हैं, इनकी ईमानदारी कह लीजिए या इंसाफ को लेकर इनका एक बेखौफ मिजाज कह लीजिए, सरकार दबी हुई है। और तय ये होगा कि क्या जो आगे की कार्रवाई होती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है अगर, तो क्या उसमें चीफ जस्टिस उसको हेड करेंगे, या फिर वो कोई फैसला, कोई बड़ा फैसला गुरुवार को ही सुना दें। बहुत सी चीज़ें हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा हमें देखनी होगी, रखनी होगी। छोड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, छोड़ते हैं रमन्ना साहब पे, और देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको, आप ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर कोई आइडिया हो तो उसको भी आप शेयर करिएगा कि और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं। और एक चीज़ जो मैं आखिर में आपसे कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक पे, हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और बेल आइकन अगर आपने अभी भी क्लिक नहीं किया तो उसको प्लीज़ क्लिक करिए, सो दैट आपको खबर सबसे पहले मिल जाए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।